नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये इंटरफेरेंस टॉपिक पढ़ा। अब हम कुछ कंडीशंस फाइंड करेंगे कि कब कंस्ट्रक्टिव होएगी, किस केस में डिस्ट्रक्टिव होएगी। कंस्ट्रक्टिव कब होएगी, जब क्रेस्ट पे या ट्रफ पे फॉल करेगी, और डिस्ट्रक्टिव कब होएगी, जब क्रेस्ट ट्रफ पे या ट्रफ क्रेस्ट पे फॉल करेगी, उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करनी है, दो कोहेरेंट सोर्सेज कंसिडर करने हैं जैसा हमने स्टडी किया था। ठीक है, y1 और y2, दैट इज a sin ओमेगा t इज इक्वल्स टू b sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, a और b क्या है, आपके एम्पलीट्यूड है इन दोनों वेव्स के, और फाई क्या हो गया आपका, एक कांस्टेंट फेज एंगल है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो हम सोर्स ऑफ लाइट लेंगे उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और उसका जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, या तो वो सेम होना चाहिए या वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस ले रहे हैं। अब सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगी। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला हो गया, साइन a प्लस बी। आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये खोल दो यहाँ से, इसको क्या लिखोगे आप, साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, यानी कॉस फाइव प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। ये फॉर्मूला खोल के लिखा हमने यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी, जो साइन ओमेगा टी के साथ टर्म्स थी उसको इकट्ठा कर दिया, और कॉस ओमेगा टी के साथ वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो आपकी a प्लस बी कॉस फाइव, जो कॉस की टर्म है उसको तो क्या लिख दिया, आर कॉस थीटा लिख दिया, और जो साइन की टर्म है उसको क्या लिख दिया, यहाँ से आर साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इसकी जगह हमने क्या लिखा, यहाँ पे आर कॉस थीटा, और इसकी जगह हमने क्या लिखा, आर साइन थीटा। तो ये y कितना हो गया, साइन ओमेगा टी डॉट आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी डॉट आर साइन थीटा। अब यहाँ से क्या हो गया, आर कॉमन आ गया इन दोनों इक्वेशंस में से, आर को बाहर रख दो, ये क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसको ओमेगा टी को a मान लो, ठीक है, और कॉस को, इसको थीटा को b मान लो। तो ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होगा आपका, साइन ए प्लस बी का। तो इसकी जगह y कितना आ गया आपका, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आपकी जो रिजल्टेंट वेव है ये क्या है, हार्मोनिक वेव है। अगर आपने पढ़ा हो हार्मोनिक मोशन +1 में, तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो हम इसको एज ए हार्मोनिक वेव कंसिडर कर सकते हैं जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, आर है। अब हमने क्या किया, 16 और आपकी 17 इक्वेशन थी। अब हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी टर्म्स में, ए बी और फाइव की टर्म्स में, क्योंकि हमने कंसिडर ए बी और फाइव कंसिडर करके चले थे ना स्टार्टिंग में, ए बी और फाइव। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू को इसकी टर्म्स में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस लेंगे। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर, अब हमें देखना होता है कि हम इसको इक्वेशन को कैसे मोल्ड करें कि हमारे पास सिंगल आर आ जाए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दे दोनों का और दोनों को ऐड कर दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करके इन टर्म्स को और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से रिजल्टेंट आर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये टर्म्स हमने लिख दी। अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सिंपल इक्वेशन से खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब आप यहाँ से देखो, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 मीन्स बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 5 है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू भी 1 हो गई यहाँ से। ठीक है, ये बी स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, प्लस 2ab कॉस 5 एज इट इज लिखा रहने दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये तो आर स्क्वायर था। ठीक है, जब यहाँ पे आर लेना होगा तो दैट मीन्स राइट हैंड वाली साइड का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5 हो गया। ठीक है, एज रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव। आपको पता है आई किसके इक्वल होता है, उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, और एम्पलीट्यूड हमने यहाँ कंसिडर किया आर। ठीक है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको पता है कंस्ट्रक्टिव के केस में आई मैक्सिमम होना चाहिए। आई मैक्सिमम कब होगा, जब कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आपको पता है कोस का जब मतलब फाई का कितना एंगल लें तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। मैक्सिमम वैल्यू कोस आप कितनी देता है,
ये +1 से -1 जाता है ना, अगर इसका डायग्राम देखें तो, ठीक है। तो +1 कब देता है, 0 पे देता है ये हमेशा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई क्या होगा, +1 होगा, और फाई क्या होगा आपका 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2n पाई का मल्टीपल होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 0, n की वैल्यू को 1 रखोगे तो कितना हो गया 2 पाई, जब n की वैल्यू को 2 रखोगे तो यानी 2 × 2 4 पाई। तो मीन्स ये कितना मल्टीपल होना चाहिए, 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। नेक्स्ट इज योर पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स रीचिंग पॉइंट P कॉरस्पॉन्डिंग टू द फेज डिफरेंस फाई। अब ये क्या कहता है कि हमें एक पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है ये P, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो दैट मीन्स लाइट रेज यहाँ से भी जाएंगी और इस स्लिट से भी जाएंगी, ठीक है। इन दोनों से लाइट रेज जाएंगी, तो क्या ये दोनों लेंथ आपकी सेम होंगी जब A से लाइट जाए और B से लाइट जाए, नहीं होगी ना। A पास में है तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस कम होगा, B दूर है तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इन दोनों डिस्टेंस में कुछ डिफरेंस होगा ना, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हमारा पाथ डिफरेंस, कि दोनों जब लाइट रेज निकली तो कितना हमारा डिफरेंस हुआ उन दोनों के पाथ में, दैट इज योर पाथ डिफरेंस, ठीक है। Here we consider x is the path difference between the two waves reaching point P corresponding to the phase difference phi, ठीक है। ठीक, अब वो पाथ डिफरेंस कितना है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। ये क्या होता है, आपका पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। और फाई आपका क्या है, फेज डिफरेंस है। अभी हमने निकाला कंस्ट्रक्टिव के केस में फाई कितना था, 2n पाई लिया था, तो इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 2n पाई लिख सकते हैं। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा सिर्फ n लैम्डा। तो दैट मीन्स आपका जो मैक्सिमा के केस में, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका x कितना हो गया, n लैम्डा। यानी आपका फाई कितना हो गया, 2n पाई हो गया इस केस में, ठीक है। फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के केस में, और x कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। तो अब आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो इक्वेशन थी वो क्या कहती है आपको, जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए, 2 वेव्स रीचिंग द पॉइंट शुड बी 0, या तो उनके बीच में 0 होना चाहिए फेज डिफरेंस, या फिर इवन इंटीग्रल, ये इवन है ना 2n, n को हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर इवन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, पाई का, ठीक है। इक्विवेलेंटली जो आपका पाथ डिफरेंस है दैट इज x बिटवीन 2 वेव्स, दोनों वेव्स के बीच में एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। ये कितनी है, लैम्डा, यानी ये कंप्लीट वेवलेंथ है, ठीक है। इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, बाय 2 नहीं है, बाय 3 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कंप्लीट वेवलेंथ के साथ क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं नंबर 1 से लेके कितना भी जा सकता है, या तो 0 होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये केसेस आपको याद रखने हैं कि कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है, और अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव के केस में आई क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ऑब्वियसली हमने पढ़ा इंटेंसिटी मिनिमम होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड छोटा होगा, और एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है आपका, सॉरी इंटेंसिटी आपकी किसके इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो दैट मीन्स इंटेंसिटी कम है, दैट मीन्स मिनिमा बनेगा, ठीक है। यानी कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होनी चाहिए, हम कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, -1, और -1 किस पे होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी ओड मल्टीपल्स, ठीक है। तो फाई को कैसे लिख सकते हैं, 2n - 1 इंटू पाई, यानी जब n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 1, तो 2 इंटू 1 - 1 कितना हो गया पाई, n की वैल्यू पुट करो 2, तो 2 इंटू 2 4 - 1 3 इंटू पाई 3 पाई। ऐसे ही अगर आप वैल्यूज पुट करते रहोगे n की 1 से लेके आगे तक, उस केस में तो आप n की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, 0 से स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि 0 पे भी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, बट इस केस में n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस देखेंगे। अब इन दोनों के पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, और 5 हमने देख लिया, 2n - 1 पाई, इसकी वैल्यू को रखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2n - 1 लैम्डा बाई 2, उस केस में क्या आया था आपका, n लैम्डा आया था, यानी होल लैम्डा आया था। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव के केस में फाई क्या है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेज में जो फाइज है, दो वेव फेज डिफरेंस है, 2 वेव्स के बीच में एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो कितना होना चाहिए आपका, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ये हमने देख लिया, ये ऑड है ना, ठीक है।
ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए आपका, और जो आपका पाथ डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में एक पॉइंट में पहुंचने के लिए वो क्या होना चाहिए, ऑड। ये भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, बट पिछली बार क्या था, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल था कंप्लीट वेवलेंथ का। अब इस बार वेवलेंथ क्या है आपकी, हाफ λ/2। ठीक है, ये क्या है आपका ऑड इंटीग्रल मल्टीपल किसका, हाफ वेवलेंथ का। तो ये सब आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी फाइंड दैट इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव व्हेन cos phi इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू दिस। अब हमने cos phi को r रख दिया, 1 रख दिया यहाँ से, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दैट मीन्स ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ से क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट कट जाएगा, तो आपके पास r कितना आ गया, a प्लस बी। यानी सिंपली आपने एम्पलीट्यूड को ऐड कर दिया तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका r क्या हुआ, मैक्सिमम, दैट इज a प्लस बी। अब r मैक्सिमम हुआ तो दैट मीन्स i भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मैक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो i मैक्सिमम कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे तो कोई टर्म लिखोगे, दैट इज k हो गई आपकी। तो यानी i मैक्सिमम इस केस में फिर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब cos फाई क्या होगा आपका, 1 होगा। किसके केस में, कंस्ट्रक्टिव के केस में। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव के केस में cos फाई क्या है, -1 है, इसकी जगह -1 लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो r मिनिमम कितना हो गया, a माइनस बी। r मिनिमम है तो दैट मीन्स इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मिनिमम स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो उसकी जगह k हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, i मैक्सिमम बाय i मिनिमम। तो दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी उनके एम्पलीट्यूड के सम का होल स्क्वायर बाय एम्पलीट्यूड के डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, नेक्स्ट केस लेके के चलते हैं, जब a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में आपका a और a प्लस बी तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए दैट इज 2a, और मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो i मिनिमम 0 का मतलब क्या बनेगा आपका, अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो हमने क्या देखा था, हमारे डार्क बैंड्स बनेंगे। ठीक है, मीन्स वो परफेक्टली डार्क होंगे, मतलब इतने ज़्यादा डार्क होंगे कि हमें ब्राइट और डार्क के बीच में सही डिफरेंस दिखेगा, यानी सबसे अच्छे बैंड्स हमारे बनेंगे। ठीक है, यानी उन दोनों के बीच में जो कंट्रास्ट होगा वो सबसे बेस्ट होगा, वो केस सबसे सही होगा जब i मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर r स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ये थी। ठीक है, a स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, i1, b को i2, और r स्क्वायर को क्या लिख दिया यहाँ से, आई आर, यानी रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो आपका आई आर की वैल्यू होगी, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी हुई उसको कैसे लिखोगे, i1 प्लस i2, a स्क्वायर की जगह हमने i1 लिख दिया, इसकी जगह i2 लिख दिया, प्लस 2 अंडर द रूट i1 i2 cos फाई। इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको 2 इंटेंसिटीज दे देंगे, फाई एंगल दे देंगे, और लिख देंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है। तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। अब क्या है आपका, 2 विड्थ है आपकी स्लिट्स की। ठीक है, उनकी रेशो किसके इक्वल होती है आपकी, दोनों की इंटेंसिटीज के या दोनों के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।